बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह। आज का जो ये सेशन है बहुत अचानक कंडक्ट हुआ है क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी। तो टनल रेस्टोरेशन के बारे में, तो ज़्यादा लंबा नहीं है, बस 20-25 मिनट का सेशन है। 20-25 मिनट का सेशन है और उसके बाद इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। कोई सवाल वगैरह हो तो बीच में पूछ लीजिएगा। तो टनल प्रिपरेशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें थोड़ा बोर्ड अगर आप लोगों को दिखाई देना ज़रूरी है। मुझे बताइएगा कि अगर आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये पिक्चर दिखाई दे रही है जो मैंने बनाई है और जो लिखा है मैंने? से नहीं दिखाई दे रहा, लाइट पड़ रही है। लाइट पड़ रही है, थोड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा। अब बेहतर है? यस सर। ठीक है, बस काम गुजारा कर लेते हैं क्योंकि लाइटें अगर बंद करें तो भी नज़र नहीं आता और लाइटें खोलें तो भी नज़र नहीं आता। तो खैर मैं बार बार करीब करता रहूंगा, सामने करता रहूंगा। अच्छा, ये है मार्जिनल रिज है, और मार्जिनल रिज की जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं क्रेस्ट ऑफ मार्जिनल रिज। इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट ऑफ मार्जिनल रिज बोलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाली कि ये जो मार्जिनल रिज का हाईएस्ट पॉइंट है इसको क्रेस्ट ऑफ मार्जिनल रिज कहते हैं। अब जो प्रॉक्सिमल कैरीज होती है वो होती है प्रॉक्सिमल सरफेस पे होती है, यहाँ पे। अब कुछ नजर आ रहा है? कोई बताएगा क्या नजर आ रहा है? सर क्रेस्ट कैरीज 2.5 मिलीमीटर। हाँ, अब ये क्रेस्ट मैंने बता दिया मार्जिनल रिज की हाईएस्ट पॉइंट है। अब प्रॉक्सिमल सरफेस पे मोलर की कैरीज हुई है। अब हमें डिस्टेंस चेक करना है, इस कैरीज और क्रेस्ट ऑफ मार्जिनल रिज के दरमियान कितना डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस अगर अगर ये डिस्टेंस 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा है तो फिर हमें टनल प्रिपरेशन करनी है। ये इसकी बात की जाती है। नॉर्मली कहा जाता है ना 2.5 मिलीमीटर रिज प्रिजर्व, वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। तो ये डिस्टेंस 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा है या कम है? अगर 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस है तो फिर आप टनल प्रेप की तरफ जा सकते हो। तो सबसे पहले सवाल आपसे पूछ सकते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन ऑफ टनल प्रिपरेशन में आप लिखोगे व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्रॉक्सिमल कैरीज एंड द क्रेस्ट ऑफ मार्जिनल रिज इज मोर देन 2.5 मिलीमीटर, देन वी कैन गो फॉर टनल प्रिपरेशन। समझ में आ गई? ये डेफिनेशन हो गई। अब टनल प्रिपरेशन में क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि ये जो मार्जिनल रिज है, मार्जिनल रिज को बचाया जाए, उसको नहीं तोड़ा जाए। इसके साथ एक फोसा होता है। इसके साथ क्या होता है? एक फोसा होता है, जो ट्रायंगुलर फोसा है, सेंट्रल फोसा कहते हैं। वहां से आपको बढ़ चलाना है, सेंट्रल फोसा से बढ़ चला के, और आपको यहां तक पहुंचना है। अब ये एक टनल बन गया। ये नजर आ रहा है टनल? ये सेंट्रल फोसा से मैंने बढ़ चलाया है, मार्जिनल रिज मेरी इंटैक्ट है, और सीधा मैं कैरीज की तरफ गया हूँ। सीधा कैरीज की तरफ गया हूँ, ये मैंने एक टनल बनाया है। इसको कहते हैं टनल प्रिपरेशन। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने जो बोला कि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। मार्जिनल रिज की जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं क्रेस्ट ऑफ मार्जिनल रिज, और प्रॉक्सिमल कैरीज, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये प्रॉक्सिमल कैरीज है और ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मार्जिनल रिज है। अगर ये डिस्टेंस 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा है तो फिर हम मार्जिनल रिज को इंटैक्ट रखते हैं और टनल प्रिपरेशन करते हैं। टनल प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि मार्जिनल रिज को इंटैक्ट किया
और उसके साथ जो ट्रायंगुलर सेंट्रल फोसा होता है वहां से हमें बर चलाना है और सीधा कैरीज तक जाना है, और ये मार्जिनल रिज इंटैक्ट रहेगी, उसको कुछ भी नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था टनल प्रिपरेशन का। टनल प्रिपरेशन के सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, और इसके एडवांटेजेस, एडवांटेज नंबर 1, आपसे अगर टेस्ट में सवाल आ गया, कल फाइनल ईयर वालों का टेस्ट भी है और ऑल द बेस्ट उसके लिए, तो उसमें अगर आ गया तो एडवांटेजेस पूछेंगे या वाइवा में ये पूछेंगे। एडवांटेज नंबर 1, इट इज अ कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच है, ज्यादा दांत की कटाई नहीं हो रही। एडवांटेज नंबर 2, प्रिजर्वेशन ऑफ मार्जिनल रिज। मार्जिनल रिज को बचाया जा रहा है, क्योंकि दांत के जो एरियाज एलिवेटेड होते, उभरे हुए होते, वो दांत को ताकत देते हैं, वो दांत को ताकत देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्प हो गया, रिज हो गया, इनको हमेशा बचाया जाता है। तो आपने मार्जिनल रिज को बचाया, तो इस प्रिजर्वेशन ऑफ मार्जिनल रिज। तीसरा, इट क्या कहते हैं, इट इम्प्रूव्स द स्टिफनेस ऑफ द टूथ। दांत की जो स्टिफनेस है, दांत की जो ताकत है, उसको उसने इम्प्रूव कर दिया। फायदा नंबर 4, ओवरहैंग ऑफ रेस्टोरेशन नहीं होगी। अब कैसे नहीं होगी मैं आपको आगे बताता हूँ। ओवरहैंग ऑफ रेस्टोरेशन होने के चांसेस कम है। फायदा नंबर 5, क्योंकि रेस्टोरेशन का जो पेरीमीटर है वो बहुत कम है, क्योंकि आप सिर्फ इस टनल के अंदर रेस्टोरेशन कर रहे हो, तो ओवरऑल जो फिलिंग का जो मादा है, मटेरियल यूज हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो इसलिए इसमें माइक्रो लीकेज होने के चांसेस कम होंगे। जबकि अगर प्रॉपर क्लास 2 की बात की जाए तो उसमें पूरी आपको रिज बनानी पड़ती है, ये बनाना पड़ता है, सर्वाइकल फ्लोर तक जाना पड़ता है, तो पूरी कैविटी डिजाइन होती है, तो उसमें मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल होता है, पैरामीटर ज्यादा होता है मटेरियल का, तो माइक्रो लीकेज होने का चांस ज्यादा है। तो यहाँ पे वहां पे सर्वाइकल फ्लोर पे बहुत माइक्रो लीकेज होती है, यहाँ पे इस तरह कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि कोई कैविटी डिजाइन ही नहीं है, कोई तुम लोगों ने एक टनल बना के कैरीज तक एक्सेस पहुंचाइए, कैरीज को रिमूव किया। तो ये भी फायदा है कि माइक्रो लीकेज नहीं होगी, माइक्रो लीकेज नहीं होगी। तो ये मुख्तलफ फायदे हैं इसके टनल प्रिपरेशन के। अब जब ये टेक्निक आई थी, किसी साइंसदान ने जब इन्वेंट की थी, तो वो बहुत मशहूर हो गई थी टेक्निक, बैठे बैठे उसको हाइप मिल गई थी उसको। जो साइंसदान था उसको मॉर्निंग शोज में बुलाया गया, उसके इंटरव्यूज किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए, हाँ हाँ, वो भी बड़ा छलांग फलांग के बोलता गया, ये मैंने टनल प्रेप बनाई है भाइयों, और इसमें ना मार्जिनल रिच को बचाओ, एक उसने नया नारा लगाया, रिच को बचाओ, रिच को बचाओ, मार्जिनल रिच को बचाओ, क्या तोड़ने की जरूरत है। तो ये बहुत सक्सेसफुल गई। लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, जिस मरीजों में टनल प्रिपरेशन की गई थी, वही मरीज वही मरीज वापस आए क्लिनिक पे और कहने लगे कि डॉक्टर साहब कैसे हैं। आपने बोला हाँ हाँ, वो तो सेलिब्रिटी बन गया था जिसने इन्वेंट किया था, लेकिन उन सब की मार्जिनल रिज उनके दांतों में नहीं थी, उनके हाथ में थी, टूटी हुई थी ऑलरेडी। तो सबसे बड़ा जो फेलियर है मार्जिन उनका टनल प्रिपरेशन का, वो ये है कि ब्रेक डाउन ऑफ मार्जिनल रिज बहुत बड़ा फेलियर है। अब आते हैं इसके नुकसानात की बात करते हैं। इसके नुकसानात नंबर 1, जो ओवरलुक किए गए थे, जब नई नई इन्वेंट आई थी तो सब एक्साइटमेंट में टनल प्रिपरेशन के बहुत फेवर में आ गए थे। तो टनल प्रेप के नुकसानात को ओवरलुक किया गया था। तो सबसे बड़ा नुकसान टनल प्रेप का, टनल प्रिपरेशन का, एक तो ये है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर। नंबर 2, इट नीड्स रिक्वायर्स एक्सपर्टीज ऑफ अ डेंटिस्ट। नंबर 3 ये है कि बर्ब इस एंगल में चलाया जाता है ना, तो आधे डेंटिस्ट ने, जब ये पॉपुलर हो गई तो दूसरे लोगों ने भी कॉपी करना शुरू किया कि हम भी करेंगे। तो आधे लोगों ने क्या किया, बर्ब को जब एंगुलेटेड चला रहे थे ना, तो यहाँ पे पल्प हॉर्न होता है, तो पल्प हॉर्न को उन्होंने डैमेज करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला रिज तो बच गई मेरे भाइयों, लेकिन पल्प हॉर्न की बैंड बच गई। तो भाई रिज इंपॉर्टेंट या पल्प हॉर्न इंपॉर्टेंट? ऑब्वियसली पल्प हॉर्न इंपॉर्टेंट यार, वो तो मतलब तुमने पल्प को ही उड़ा दिया। तो ये नुकसान हो गया। नंबर 2 ये नुकसान हो गया। और नंबर 4 ये नुकसान हुआ कि विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रॉक्सिमल कैरीज तो दिख ही नहीं रही, ऊपर रिज है, आपने एक टनल बनाया, तो विजिबिलिटी नहीं थी। नंबर 5, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि आपके इंस्ट्रूमेंट आराम से जा नहीं रहे, इंस्ट्रूमेंट की एक्सेस भी सही नहीं थी, क्योंकि इतने टनल में कहाँ से जाएंगे।
फिर इसके अलावा अगर एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी नहीं थी तो इसका मतलब है कि कैरीज पूरी रिमूव भी नहीं हो रही थी, रिमूव करना मुश्किल, थोड़ी थोड़ी आपकी कैरीज रह जाती थी, जिसके कारण सेकेंडरी कैरीज होता था और बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होता था। और सातवां प्रॉब्लम और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि मार्जिनल रिज अंडरमाइन हो जाती थी और वक्त के साथ साथ वो टूट जाती थी, क्योंकि वो अकेला उसका सर्वाइवल मुमकिन नहीं था। अडेसिव रेस्टोरेशन से फिर भी मुमकिन था, लेकिन काफी केसेस में टूट गई थी। फिर आखिर में कंक्लूजन की गई कि टू मेजर रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ टनल प्रिपरेशन, टनल रेस्टोरेशन आर, नंबर वन पे मार्जिनल रिज फ्रैक्चर। 1 साल के बाद रिज सबके हाथ में थी, और जो बंदा मॉर्निंग शोज में आता था वही बंदा राय फरार हो गया, गायब हो गया सोशल मीडिया के, उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, उसने बहुत जितना कमाना था कमा लिया, गुम हो गया, क्योंकि उसको पता था उसने एक बहुत घटिया टेक्निक इजाद की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टेक्निक अभी भी पढ़ी जाती है और हमारे एग्जाम में सिलेबस में पूछी जाती है, जबकि इसका अब कोई काम नहीं है, और ये आउटडेटेड और ऑब्सोलीटेड टेक्निक है। और उसके अलावा दूसरा कारण जो फेलियर का है वो है सेकेंडरी कैरीज। वो रीजन बता चुका हूँ, कैरीज पूरी अच्छे से रिमूव नहीं कर पाते थे, तो ये दूसरा रीजन है। तो ये हो गए एडवांटेजेस, ये हो गए डिसएडवांटेजेस, ये हो गए 2 टॉप रीजन फॉर फेलियर। इंडिकेशन हो गई कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, जब डिस्टेंस बिटवीन प्रॉक्सिमल कैरीज एंड द क्रेस्ट ऑफ मार्जिनल रिज शुड बी मोर देन 2.5 मिलीमीटर। दूसरी इंडिकेशन क्या है, स्मॉल प्रॉक्सिमल कैविटीज। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि ये जब डिस्टेंस 2.5 मिलीमीटर से कम हो, यानी कि कैरीज थोड़ी सी ऊपर हो, तो फिर आप नहीं कर सकते। अगर डिस्टेंस 2.5 मिलीमीटर से कम हो तो ये आप नहीं कर सकते। प्लीज रिपीट लास्ट डिसएडवांटेज। आखिरी डिसएडवांटेज ये है कि कैरीज, सेकेंडरी कैरीज बताया था ना, मार्जिनल रिच फ्रैक्चर, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा मैंने आखिर क्या बताया था, खैर दोबारा आप लोगों से रिपीट करवा देते हैं क्या चीजें थी। मेरे ख्याल है मार्जिनल रिच फ्रैक्चर वाला आखिरी बताया था। और फेलियर के 2 रीजन है, सेकेंडरी कैरीज और मार्जिनल रिच फ्रैक्चर। और इस अब आते हैं अगर 2.5 मिलीमीटर कॉन्ट्राइंडिकेशन पे 2.5 मिलीमीटर से डिस्टेंस कम है तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर मार्जिनल रिज 100% टूटेगी। वैसे फिर भी डाउट था, अब 100% टूटेगी। दूसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है जब कैरियस लीशंस बहुत बड़ी हो। तीसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि जब ऑक्लूजल फोर्सेस जो मार्जिनल रिज है ना उस पर बहुत ज्यादा पड़ते हो, क्योंकि आप हमेशा प्री ऑपरेटिव कॉन्टेक्ट चेक करते हो आर्टिकुलेटिंग पेपर से, रेस्टोरेशन करने से पहले भी आर्टिकुलेटिंग पेपर लगा के चेक करते हो कि कहाँ दांत में ज्यादा कांटेक्ट पड़ रहा है। तो अगर वो हाई स्पॉट जो है वो ऑल हाई स्पॉट नहीं, अगर वो ऑक्लूजल कांटेक्ट मार्जिनल रिज पे पड़ रहा है तो भी टनल प्रिपरेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेसेस ज्यादा है। चौथी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है अगर ऑलरेडी मार्जिनल रिज पे क्रैक्स हैं तो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन थी टनल प्रिपरेशन। तो ये टोटल 4 कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो ये 4 कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गई टनल प्रेप की। अब आते हैं ओपन और क्लोज टनल प्रिपरेशन क्या है। ये भी बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओपन टनल प्रिपरेशन ये है कि आप यहाँ से ऑक्लूजली शुरू हो और प्रॉक्सिमली आप निकल जाओ, प्रॉक्सिमली पूरा बाहर निकल जाओ, तो 2 खड्डे बन जाएंगे, यहाँ से एक यहाँ से। क्लोज टनल प्रिपरेशन ये है कि आप यहाँ से शुरू करो और यहाँ पे रुक जाओ कैरीज पे, बस। जो इनेमल है ना उसको आप छोड़ दो, अंदर का जो डेंटिन में जो कैरीज है वो आप रिमूव करोगे, लेकिन जो आउटर मोस्ट इनेमल की लेयर है उसको आप नहीं तोड़ोगे, उसको आप इंटैक्ट रखोगे। वो खुद ब खुद मिनरलाइज हो जाएगी, उसके अंदर रेस्टोरेशन हो जाएगी, और ये जो एक्चुअल इनेमल है ना इसको आप इंटैक्ट रखोगे। इसको कहते हैं क्लोज टनल प्रिपरेशन। लेकिन अगर आपने इस इनेमल को भी तोड़ दिया और ऐसे कैविटी बना दी, अब ये है ओपन टनल प्रिपरेशन, ये ओपन हो गई, ये आपने ओपन कर दिया, आपने ये वाला एनामल तोड़ दिया। ये जो पिक्चर अभी मैंने बनाई है ये ओपन की है, क्लोज में ये वाला सरफेस इंटैक्ट होता है। अब ये हो गई क्लोज टनल प्रिपरेशन। तो ये हमारा टनल प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। जल्दी से आप लोग पहले बता दें और फिर एंड कर लेते हैं। हाँ, कौन बताएगा टनल की डेफिनेशन, कौन टनल की क्या कहते इस हैं? हाँ, आईएमए आते हैं। डेफ पूरा नहीं बताना, पूरा नहीं सर आईएमए बताना। में एमसीक्यूज
सर मैं रिपीट करूं? पूरा रिपीट ना करें, सिर्फ डेफिनेशन। सर डेफिनेशन है कि मतलब डेफिनेशन या इंडिकेशन? हाँ, इंडिकेशन ही कर लें, चलें। सर हाईएस्ट पॉइंट मार्जिनल रिज का है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और अगर उसके और प्रॉक्सिमल कैरीज के बीच में 2.5 mm का डिफरेंस है या उससे ज्यादा है डिस्टेंस बिटवीन द प्रॉक्सिमल कैरीज एंड क्रेस्ट ऑफ द मार्जिनल रिज, सो देन वील गो फॉर टनल प्रिपरेशन। ठीक हो गया, मेन इंडिकेशन हो। अच्छा, मैं फाइनल ईयर वालों से कहूँगा वो बताएं काइंडली, क्योंकि उनका कल टेस्ट है, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आईएमएम के मुकाबले में। एडवांटेजेस कोई एक बताए और डिसएडवांटेजेस कोई दूसरा बताए। जी। सर एडवांटेजेस में कंजर्वेटिव अप्रोच है, प्रिजर्वेशन ऑफ मार्जिनल वेज है जिसकी वजह से सपोर्ट अच्छी हो जाती है, और इट इम्प्रूव्स द स्टिफनेस ऑफ द टीथ क्योंकि हमारा जो मार्जिनल वेज है वो प्रिजर्व्ड है, ओवरहैंग रेस्टोरेशन नहीं होती और माइक्रो लीकेज भी नहीं होती। ठीक है, परफेक्ट है। अब कोई और फाइनल ईयर का बताए, डिसएडवांटेजेस बताए। सर मेरा एक क्वेश्चन भी है। हाँ, एक मिनट पहले बता दे। हाँ जी, डिसएडवांटेजेस कोई बता दे जल्दी से। बुराइयां जल्दी से कर लो। तारीफ तो हो गई, बुराइयां कर लें। नहीं, कोई तैयार नहीं है। कोई बता दे, डिसएडवांटेजेस बता दे। टू टॉप रीजन फॉर फेलियर, चलो ये बता दो। टू टॉप रीजन फॉर। फ्रैक्चर ऑफ मार्जिनल वेज, हाँ, और सेकंड। सेकंड। अंडरमाइन मार्जिनल वेज। हाँ, ये एक हो गया, फ्रैक्चर ऑफ मार्जिनल रिज। दूसरा टॉप रीजन कौन सा है फेलियर का? सेकेंडरी कैरीज। सेकेंडरी गैरिस। ठीक, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक हो गया, बस ये हो गया। हाँ, आप सवाल। अच्छा, ओपन और क्लोज बता दो पहले, आखिरी, बस आखिरी बात, ओपन और क्लोज। फिर ओपन में हम लोग ऑक्लूजल टू प्रॉक्सिमल पूरा प्रिपेयर करते हैं, उसमें एनामल इंटैक्ट नहीं छोड़ते हम लोग प्रॉक्सिमली, और क्लोज में हम लोग एनामल को इंटैक्ट रखते हैं प्रॉक्सिमली। परफेक्ट। ऑक्लूजली प्रिपेयर करते हैं पर एनामल प्रिजर्व। तो इनेमल जब इंटैक्ट होता है ना, तो ओवरहैंग इसलिए नहीं होता। मैं नहीं कह रहा था ओवरहैंग नहीं होता, तो उसका मैं रीजन बाद में बताऊंगा। तो जब क्लोज वाली टनल प्रिपरेशन की जाती है तो ओवरहैंग का चांस ही नहीं है, क्योंकि इनेमल है आउटसाइड में। आउटर लेयर इनेमल की है, रेस्टोरेशन जब है ही नहीं तो ओवरहैंग कहाँ से होगा। तो इसलिए जब भी ओपन टनल की जाती है, तो क्लोज टनल की जाती है, तो ओवरहैंग इम्पॉसिबल है बनना। तो ये बहुत मेजर एडवांटेज है। ओवरहैंग के बहुत नुकसानात होते हैं, प्लाक अक्यूमुलेशन होती है, पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर बोन लॉस होती है, सारे इश्यूज होते हैं। तो सारे इश्यूज ये बच जाते हैं, सारे मसले हल हो जाते हैं। बहरहाल और हाँ, डॉक्टर नासिर आप सवाल अब पूछ लें। सर एमसीक्यूज आता है, ये 2-3 अटेम्प्ट से आ रहे हैं ना, जिसमें है कि क्लास 2 केरीज है, उसमें आप रेस्टोरेशन जो है ना वो किस तरह से करोगे? प्रॉक्सिमल बॉक्स, द मोस्ट कंजर्वेटिव रेस्टोरेशन जो आप करोगे, प्रॉक्सिमल स्लॉट बॉक्स स्लॉट या स्लॉट। स्लॉट ना, प्रॉक्सिमल स्लॉट ना बॉक्स। बहुत सारे कहते हैं कि मोस्ट कंजर्वेटिव है, तो टनल, टनल तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो इसलिए मैं तो कहती हूँ कि इसमें टनल हो ही नहीं सकता, ये तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड अभी। तो लेकिन दे स्टिल से कि मोस्ट कंजर्वेटिव का मतलब है टनल प्रिपरेशन। दोनों कंजर्वेटिव हैं, बट ज्यादा कंजर्वेटिव तो टनल है। तो बात तो ठीक है, लेकिन हाँ, बात तो ऐसे ठीक है, मतलब है तो दोनों मोस्ट कंजर्वेटिव, लेकिन ज्यादा कंजर्वेटिव अगर देखा जाए तो टनल है। ये और बात है, टनल यूज नहीं की जाती, बट अगेन सिलेबस में तो लिखा हुआ है ना आपकी किताब में, तो फिर आंसर वाकई टनल होना चाहिए। सही, समिट में ठीक लिखा है, हुआ है, थैंक समिट में लिखा हुआ है ना, टनल। यू। समिट में ये भी तो लिखा है कि उसको अवॉइड करना चाहिए और ये बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं हाँ, है कि। लेकिन सिलेबस में तो है ना, ये तो लिखा हुआ है मोस्ट कंजर्वेटिव है। वो तो ठीक है, अवॉइड सर करना लेकिन चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। बहुत समिट ने भी गालियां दी हैं, लेकिन समिट खुद ने भी तो सिलेबस पे फिर लिखा ही क्यों? सिलेबस का पार्ट है ना, तो सवाल तो आ सकता है। जैसे फाइनल ईयर वालों से ये तो पूछा जाता है। मेरे हिसाब से तो नहीं पूछना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बट अब जो चीजें हो रही हैं तो वो तो हो रही हैं, तो किताब से ही है। तो फिर मोस्ट कंजर्वेटिव अगर आएगा तो हम टनल करें? हाँ, टनल ज्यादा कंजर्वेटिव है, बिल्कुल ज्यादा कंजर्वेटिव। टनल का तो मेजर एडवांटेज ही ये, रिच को ही नहीं तोड़ रहे, इससे ज्यादा कंजर्वेटिव क्या होगा? उसमें तो रिच तोड़ रहे हो ना। तो वो कंजर्वेटिव तो है, लेकिन रिच टूट रही है। इसमें रिच बचा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, रिच को बचाना। फौसा से जा रहे हो आप, तो ये तो मोस्ट कंजर्वेटिव है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है। सर जो 11 चैप्टर है वो आप हमें पढ़ाएंगे वेलबरी का, एडवांस रेस्टोरेटिव जो वाला है?
11 नहीं, 11 नहीं पढ़ाऊंगा। 9 9 9 आखिरी चैप्टर रहता है हमारा बस। सर 9 तो हो गया, वो तो डॉक्टर जासिम ने पढ़ा दिया आई थिंक। डॉक्टर जाजिब कौन, मतलब किसने पढ़ाया है? डॉक्टर साद ने, सॉरी। डॉक्टर साद ने चैप्टर 10 पढ़ाया ना। चैप्टर 8 मैंने पढ़ाया, चैप्टर 9 रहता है हमारा। 9 रहता है, और सर 11 वाला एडवांस रेस्टोरेटिव वाला छोड़ इम्पोर्टेंट दे। नहीं है? नहीं, ब्लीचिंग वगैरह है वो कह रही हैं आप? जी जी। हाँ नहीं नहीं, वो कहाँ से, वो ब्लीचिंग वगैरह तो समिट से हो चुका है ना ऑलरेडी। हमारा समिट का लेक्चर है ब्लीचिंग का, माइक्रो एब्रेजन का, ये सब चीजें कवर हो चुकी हैं। सर तो उसमें बाकी भी तो चीजें हैं। क्या चीजें हैं बाकी? सर अभी मेरे पास सामने बुक नहीं पड़ी हुई, जैसे मैं आपको। कंपोजिट विनियर है, वो हो चुका है समिट से, दूसरे चैप्टर से, एंटीरियर कंपोजिट के चैप्टर से। पोर्सलिन विनियर है, वो ऑलरेडी समिट के दूसरे चैप्टर से हो चुका है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जो हो चुकी है उनको बार बार करना, अपने वही सेम बातों को अलग अलग किताबों से करना, तो मैंने नहीं किया था अपने टाइम पे। तो आप असल में देख लें, डॉक्टर शुजा का एक लेक्चर है जिसमें उन्होंने सारी आउटलाइन बताई है कि हम क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसमें ये चैप्टर नहीं इंक्लूडेड। मतलब इंपॉर्टेंट है बट वो ऑलरेडी कवर हो चुका है समिट से। पॉइंट ये, ऐसे तो जैसे ट्रॉमा का चैप्टर पीओपी में भी है, वलबेरी में भी है, सर्जरी की टक्कर में भी है, इतनी सारी किताबों में, तो किसी एक किताब से बंदा कर ले। और बाकी की पॉइंट्स अगर कोई नहीं हो तो उसी में लिख ले, तो पूरा चैप्टर दोबारा करने की, अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप एक दफा रीड कर लीजिएगा, अगर एक दो बात आपको नहीं लग रही है तो उसमें ही डाल दीजिएगा। अल्दो मैंने अपने नोट्स में डाली हुई है, मेरी नोट्स हैं समिट के, उसमें वलबेरी के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो मैंने इन ऑफिस की, इन होम की दी हैं, वो मैंने वलबेरी से निकाली हैं। तो मैंने वलबेरी के सारे पॉइंट्स डाल दिए हैं मैंने, अपने समिट वाले चैप्टर में डाल दिए हैं। वो समिट की पॉइंट्स नहीं है, वो वलबेरी की पॉइंट्स हैं, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ताकि सर वो आसानी जो हो। हम्म। पैलेटल वीनियर जो है उनकी पूरा वो प्रोसीजर बताया हुआ है, और उसमें जो है पैग लेटरल्स का है, और उसमें जो है ना ये सारी चीजें, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है? देख ले, इतना मैं डीप नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा था अपने टाइम पे ना। मैंने जो चीजें कुछ इंपॉर्टेंट थी तो वो बस उसमें ही लिख दी थी वो, और मेरे नोट्स में वो लिखी हुई है। सही, ठीक है सर। अगर कोई एक दो टॉपिक रह गया हो तो वो रह गया, वो देख लीजिएगा। अपने ओवरऑल इस चैप्टर को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक है सर। और सर जो डाउन सिंड्रोम वाला चैप्टर है वो पढ़े? उसमें भी कुछ वेलबेरी चीजें का। इंपॉर्टेंट है, पूरा नहीं पढ़े, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम मिला ना तो मैं इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा इसका लेक्चर ले लेंगे। आईएमएम के हवाले से कम है, पार्ट 2 के हवाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एक डाउन सर जो सिंड्रोम डाउन को। सिंड्रोम। ये ये आप देखेंगे ना, डॉक्टर शुजा ने बताया हुआ है ये सारा कि किस चैप्टर से क्या एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या दो चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से एक चीज, सर दो चीज। वो एक जो ऑनलाइन लेक्चर है ना, वो आप एक दफा दोबारा सुन लें, उसमें सारी चीजें लिख दें, टिक कर दें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। वो मेरे पास नहीं है, वो कहाँ पे? ग्रुप में सेंड किया था, मैं दोबारा शेयर कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। जैसे एक चैप्टर में ऑटो ट्रांसप्लांटेशन है, वो इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में एक ही बात इंपॉर्टेंट है। एक में चाइल्ड का वो इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड पे किस तरह जुल्म होता है, चाइल्ड अब्यूज, तो उसके दो तीन जी पॉइंट्स जी। इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इस तरह छोड़ी, हर चैप्टर से ना दो तीन पॉइंट इस तरह इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। तो वो इसलिए डॉक्टर शुजा को एक लेक्चर हमने दिया था, उसने ये सारी चीजें आउटलाइन में बता दी थी कि ये देख लीजिएगा, जो पूरे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट ना वो हम कवर करवाएंगे। एलए हो गया, सिडेशन हो गया, चैप्टर 7 और 8 9 10, एनोमलीज, ट्रॉमा, पेरियोडोंट पेरियो, ये 8 चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, ये 8 चैप्टर पूरे पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छा, स्लॉट प्रिपरेशन पे आ जाते हैं हम, डाइवर्ट हो रहे हैं टॉपिक से। दूसरा होता है स्लॉट प्रिपरेशन। स्लॉट प्रिपरेशन में आपको सेंटर ऑफ इनेमल रिज के, इनेमल जो रिज होती है ना, उसके सेंटर से जाना होता है, नंबर 1 पॉइंट। और फिर आपको कैरीज में जैसे ही आप आओगे तो फिशियोलिंगुअली आपको बढ़ चलाना है, फिशियोलिंगुअली बढ़ चलाना है। और नंबर 3 पॉइंट है थिन शेल ऑफ इनेमल छोड़ देना है आपको, थिन शेल ऑफ इनेमल आपको छोड़ देना है, उसको नहीं तोड़ना अभी। और जब आप कैरीज पूरी रिमूव कर लो तो आपको फिर थिन शेल ऑफ इनेमल को तोड़ना है, जिंजाइवल मार्जिनल ट्रिमर से तोड़ना है। एक्चुअल का तरीका ये है, जो ओपीडी में तो हम नहीं करते ऐसा, लेकिन एक्चुअल में यही तरीका है, थिन शेल ऑफ मार्जिन एनिमल छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? ताकि सामने वाले दांत की प्रोटेक्शन हो। फिर उसको इनेमल हैचेट या जिंजाइवल मार्जिनल ट्रिमर से तोड़ देना है। और उसके बाद अगर कोई कैरीज बची हो डीप लीशन में तो उसको स्लो स्पीड हैंड पीस से निकालना है, स्लो स्पीड बर को स्लो स्पीड हैंड पीस में डाल के निकालना है।
उस हाई स्पीड से नहीं निकालना उस कैरीज को। और फिर आखिर में मार्जिन्स को राउंड करना, स्मूथ करना, ये भी हैंड इंस्ट्रूमेंट से करना है, बर्ड से नहीं करना है। जीएमटी, जिंजाइवल मार्जिनल ट्रिमर से करना है। और इसमें बेसिकली जो फेशियल और लिंगुअल वॉल्स होनी चाहिए ये कन्वर्ज होनी चाहिए, ये कन्वर्ज होनी चाहिए। और उसके अलावा जो एक्सियल वॉल है स्ट्रेट होनी चाहिए। जिंजाइवल फ्लोर बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर होनी चाहिए 90 डिग्री पे, एक्सियल वॉल के बिल्कुल 90 डिग्री पे होनी चाहिए जिंजाइवल फ्लोर। और ये जो क्या कहते हैं पल्पो एक्सियल लाइन एंगल है, एक्सियल वॉल जहाँ पे खत्म होती है और पल्पल फ्लोर शुरू होता है, तो ये वाला जो लाइन एंगल है ये बिल्कुल राउंड होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस एरिया पे आता है। और इसके अलावा ये स्लॉट प्रिपरेशन है, ये बहुत कंजर्वेटिव प्रिपरेशन है, यही क्लास 2 का असल फॉर्म है जो करनी चाहिए। 3 किस्म की क्लास 2 होती है। नंबर 1 कन्वेंशनल क्लास 2 जिसमें पूरी क्लास 1 बनाते हो और फिर क्लास 2 बनाते हो, यानी ऑक्लूजल बॉक्स और प्रॉक्सिमल बॉक्स। एक है दूसरी है मॉडिफिकेशन ऑफ क्लास 2। उसमें क्या होता है कि हम पूरा ऑक्लूजल बॉक्स नहीं बनाते, पहले फिशर पे टर्न कर लेते हैं, उस टर्न को कहते हैं डोवटेल। ये पूरा हम अंदर नहीं गए ना, हमने सिर्फ यहाँ पे टर्न कर दिया, इसको डोवटेल कहते हैं। और ये प्रॉक्सिमल बॉक्स भी है, ये ऑक्लूजल बॉक्स भी है, लेकिन ये जो ऑक्लूजल बॉक्स है ये सिर्फ छोटा है और पहले फिशर पे टर्न हो चुका है, इसको डोवटेल कहते हैं। और इस ऑक्लूजल बॉक्स की जो विड्थ है ना वो होनी चाहिए 1/4 ऑफ इंटरकस्पल डिस्टेंस, 1/3 नहीं होनी चाहिए। क्लास 1 में जो विड्थ होती है वो 1/3 ऑफ इंटरकस्पल डिस्टेंस होती है, लेकिन क्लास 2 के जो ऑक्लूजल बॉक्स की विड्थ होती है वो 1/4 ऑफ इंटरकस्पल डिस्टेंस होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो एक्सियल डेप्थ है वो 1.5 मिलीमीटर होनी चाहिए। एक्सियल डेप्थ का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक्सियल डेप्थ का मतलब है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये जिंजाइवल फ्लोर है, ये एक्सियल वॉल है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 1.5 मिलीमीटर का होना चाहिए। ये मैंने पिक्चर यहाँ पे नीचे बनाई है, ये जिंजाइवल फ्लोर है और वो एक्सियल वॉल है, इन दोनों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये 1.5 मिलीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्लॉट प्रिपरेशन की सारी चीजें। अच्छा, स्लॉट प्रिपरेशन से में जो है रिटेंशन कहाँ से आएगी, रिस्टोरेशन की और रेजिस्टेंस कहाँ से आएगी, इसके लिए रिटेंटिव ग्रूव्स बनाए जाते हैं। ये फेशियल और लिंगुअल वॉल पे रिटेंटिव ग्रूव्स बनाए जाते हैं। जैसे ये फेशियल वॉल है ना, यहाँ पे सेंटर में इस तरह ग्रूव बनाया जाएगा, ये देखें इस तरह एक 0.5 मिलीमीटर राउंड बर्ड से 0.5 मिलीमीटर डीप इस तरह का एक ग्रूव बनाया जाएगा, इधर भी बनाया जाएगा, इधर भी बनाया जाएगा, और इसके अंदर अमलगम जाता है। 0.5 मिलीमीटर डीप होना चाहिए इस तरह एक लीनियर ग्रूव, इसको रिटेंशन ग्रूव कहते हैं, इससे रिटेंशन खुद ही बढ़ जाती है। लेकिन जो कन्वेंशनल क्लास 2 है जिसमें ऑक्लूजल बॉक्स पूरा बनाया है, उसमें एक जरूरत नहीं है बनाने की क्योंकि उसमें ऑलरेडी रिटेंशन बहुत ज्यादा मिल रही है। और तीसरे नंबर पे जो मॉडिफाइड क्लास 2 है जिसमें ऑक्लूजल बॉक्स तो है लेकिन पहले ही फिशर पे टर्न हो रहा है, डोवटेल बन रहा है, उसमें रिटेंशन की जरूरत थोड़ी है, ज्यादा नहीं है क्योंकि ऑक्लूजल बॉक्स है, और बिल्कुल नहीं है ऐसा भी नहीं है क्योंकि कंप्लीट ऑक्लूजल बॉक्स नहीं है। तो उसमें हम क्या बनाते हैं, सिर्फ डॉट्स बनाते हैं, रिटेंटिव पॉइंट्स कहते हैं, इस तरह बनाते हैं, रिटेंटिव पॉइंट्स बनाते हैं, एक इधर बनाएंगे फेशियल वॉल पे, एक लिंगुअल वॉल पे रिटेंटिव पॉइंट्स बनाएंगे, इस तरह रिटेंटिव ग्रूव नहीं बनाएंगे, पॉइंट्स बनाएंगे। मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, कन्वेंशनल में कुछ भी नहीं बनाएंगे, प्रॉक्सिमल स्लॉट के अंदर ग्रूव्स बनाएंगे ताकि रिटेंशन बढ़े। और अदरवाइज अगर आपको कुछ नहीं बनाना तो बॉन्डेड अमलगम कर सकते हो। बॉन्डेड अमलगम की भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख के जाना, मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, ये भी सवाल फाइनल ईयर के टेस्ट में आ सकता है। पिछले दफा माइक्रो एब्रेजन से भी सवाल आया था, वो भी देख लीजिएगा, रिपीट तो नहीं होंगे सवाल। माइक्रो एब्रेजन में जैसे आप लोगों को पता है कि फ्लोरोसिस इंडिकेशंस क्या है, फ्लोरोसिस रिमूव, फ्लोरोसिस के माइल्ड टू मॉडरेट फ्लोरोसिस के निशान हटाए जाते हैं। नंबर 2 रफ एनेमल को स्मूथ किया जाता है। नंबर 3 ऑर्थोडोंटिक्स बैंड्स ब्रैकेट्स निकालने के बाद थोड़ा सा कंपोजिट रह जाता है, उसको हटाने के लिए भी यूज किया जाता है, उसको कहते हैं रिजिन टैक्स कहते हैं। जब आपने ब्रैकेट्स निकाले हैं तो बीच में रिजिन टैक्स होते हैं, रिजिन थोड़ा सा होता है, उसको हटाने के लिए माइक्रो एब्रेजन यूज होता है। तो ये 3 इंडिकेशंस हो गई, माइल्ड टू मॉडरेट फ्लोरोसिस, स्मूथनिंग ऑफ एनेमल, रिमूविंग ऑफ द कॉम्पोजिट रिजिन टैग्स आफ्टर ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स रिमूवल। इसके अलावा इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो दांतों में। नंबर 2 पेशेंट कोऑपरेटिव बिल्कुल भी ना हो।
नंबर 3 अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इन केसेस के अंदर नहीं किया जाता क्योंकि इसमें दांत बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ऑलरेडी इतना हाइपोप्लेजिया होता है। हाइपोप्लेजिया मतलब ऑलरेडी इतना थिन इनेमल होता है। माइक्रो एब्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली इनेमल को निकाला जाता है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ये आप लोग देख लीजिएगा। 5000 माइक्रोमीटर था, 1000 माइक्रोमीटर था। वलबेरी में अलग लिखा हुआ है और उसमें अलग लिखा हुआ है समिट में, तो आप दोनों याद कर लें। और अगर जवाब आपको आएगा तो 100 आपको माइक्रोमीटर वेलबेरी में, 100 वलबेरी माइक्रोमीटर। 100 माइक्रोमीटर वलबेरी में, लेकिन आप लोगों को समिट का लिखना है जवाब, तो समिट का याद कर लीजिएगा कितना है। मतलब डिपेंड करता है पेपर कौन सा है, पीडो का है तो पीडो का लिखना है, समिट का है तो फिर समिट का लिखना है। तो ये है। और इसमें HCl यूज होता है, 18% प्यूमिस पाउडर से मिक्स करते हैं और स्लो स्पीड हैंडपीस ब्रश से रब करते हैं 5 सेकंड के लिए। टोटल 10 एप्लीकेशन हो सकती हैं, जिंदगी में एक दफा कर सकते हो। खैर अब ये सवाल मुझे मुश्किल आए क्योंकि ये पीडो से ज्यादा रिलेटेड है, ऑपरेटिव में इतना है सही बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। और वलबेरी में ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, समिट में बहुत थोड़ा लिखा हुआ है। और खैर तो बस ये चीज़ें हैं। ऑल द बेस्ट फाइनल ईयर वालों को, कल उनका टेस्ट है और अच्छा होगा इंशाल्लाह, कॉन्फिडेंट रहें और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत सर शुक्रिया। हम इंडिकेशंस में स्लॉट की क्या इंडिकेशन, लिखेंगे? स्लॉट की स्लॉट प्रिपरेशन इंडिकेशन यही है ना, नंबर 1 इंडिकेशन। लार्ज, जो उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है टनल की। ओके सर। हाँ उल्टा कर दो, जो टनल की कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि लार्ज प्रॉक्सिमल लीजन हो। नंबर 2 मार्जिनल रिज ऑलरेडी टूटी हुई हो, ऑलरेडी ब्रोकन मार्जिनल रिज। नंबर 3 वीक मार्जिनल रिज, नंबर मतलब वीक यानी क्रैक्स है मार्जिनल रिज में, क्योंकि वो उसकी इंडिकेशन, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन थी, इसकी इंडिकेशन हो गई। और 2.5 मिलीमीटर वाला डिस्टेंस अगर कम है तो वो उसकी कॉन्ट्रा थी, इसकी इंडिकेशन हो गई। तो इस तरह कर लो, वाइस वर्सा कर लो। ठीक है, चलें इंशाल्लाह एंजॉय करें। आज कायदे आज़म डे है और कायदे आज़म डे में यही हमें मैसेज मिलता है कि खूब मेहनत करनी है और इंशाल्लाह मुल्क का नाम जितना हो सके अपने हिसाब से हमें अपना रोशन करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, अस्सलाम वालेकुम।